गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई आगे को। हम वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर में हमने सीख लिया है रिजोल्यूशन और वेक्टर एडिशन। वेक्टर के बारे में बेसिक जानकारी भी हमने ले ली। तो अब देखते हैं दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन क्या है, थोड़ी सी अलग है स्केलर की मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि वेक्टर में दो डायरेक्शन होती है, दो कंपोनेंट्स होते हैं उसके। तो इसमें दो चीज़ें हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या है, दो वेक्टर की हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें दो तरीके से होगा, दो मल्टीप्लिकेशन है, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी, और इसी वजह से इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी। इनका मतलब हम जानेंगे अभी कि डॉट का क्या मतलब है, क्रॉस का क्या अलग क्या मतलब है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो इसको इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि बीच में क्रॉस का साइन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। इसमें जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर आता है, यानी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक जो क्वांटिटी आएगी वो भी एक वेक्टर होगा, उसके पास भी डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन है, इसीलिए ये भी क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनके बारे में आगे। आराम से धीरज रख के पढ़ेंगे, बहुत ही आसान सी चीजें हैं ये सब। मैथमेटिकल टूल है जिसका हम फिजिक्स में यूज करते हैं। तो सपोज करो बच्चे, ये एक वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, और ये जो बी वेक्टर है वो ए वाले डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये आ जाएगा, हम रिजॉल्व करना जानते हैं, बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर प्रोडक्ट किसी फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है, दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है, पर उनके अलोंग वाले कंपोनेंट, यानी कि जो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में उन्हीं के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है, उनके मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड कर रही है, तो वहां पर हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट। यानी कि सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है ए वेक्टर के भी और प्रोपोर्शनल है बी वेक्टर के भी, तो ये क्या हो जाएगा, और जो है बी वेक्टर का सिर्फ वो कंपोनेंट जो ए के डायरेक्शन में, या फिर उसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए को रिजॉल्व कर लें कि ए का वो कंपोनेंट जो बी के डायरेक्शन में, यानी कि सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रही है वो। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो सपोज ए का अगर हम ये डायरेक्शन ले लें तो ए का तो पूरा इफेक्ट आ गया, बी का इसके अलावा कितना इफेक्ट आ रहा है, वो है बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा, और इसी को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं ए डॉट बी। तो यहां से हमें क्या पता चला बच्चों कि ए डॉट बी, यानी दो वेक्टर्स की डॉट मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, इजी है, बस इतना सा है ये डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद जो क्वांटिटी आएगी वो क्या है, स्केलर, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव, यानी ए डॉट बी
इज सेम एज बी डॉट ए। ठीक है बच्चों, आगे पीछे करने से इस पे कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव। और क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं? ए डॉट बी प्लस सी। अगर इस तरीके से है कि ए का डॉट हम बी प्लस सी के साथ लें, दो वेक्टर के एडिशन के साथ ए का डॉट लें, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी पहले डॉट प्रोडक्ट कर लें और फिर जोड़ लें, तो दोनों ही सेम चीज है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा था ये डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर के इन दोनों की कोई फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है, पर अलोंग वाले कंपोनेंट, जो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, सिर्फ उन पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट निकालेंगे, तो ए का अगर हम इधर रिजोल्व करेंगे और ये एंगल थीटा है, तो कंपोनेंट क्या आएगा? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा आएगा, तो यानी ए इंटू बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो क्या है? रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज स्केलर। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, एग्जांपल जैसे वर्क डन। वर्क डन क्या है? एफ डॉट एस। यानी वर्क डन जो है दो फिजिकल क्वांटिटी, दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, पर फोर्स के डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट ऐसा बोल दो, या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स पर डिपेंड करेगा। तो ये हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो आगे ये समझ में इजी है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि अगर यही था, इसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जिसका मैग्नीट्यूड है सपोज 5, और ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज 4 है, और ये जो एंगल है ए के साथ बी का 60 डिग्री है। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए, इस पे कैप, इस पे वेक्टर का साइन नहीं ऊपर, यानी कि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, बी का मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स, और कॉस 60, 5 4 20, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? वेरी गुड, 1/2। तो आंसर आ जाएगा 10 यूनिट्स, जो भी अप्रोप्रिएट यूनिट्स होंगे उसमें। ठीक है, चलिए अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कार्टेशियन सिस्टम में आई जे के का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जैसे ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इधर सपोज करो ये हो गया जेड एक्सिस। तो इधर आई जे के, आई जे के तो पता है बच्चों क्या होता है? आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, 3 डायमेंशंस में। तो इनका देखते हैं हम, आई डॉट आई क्या होगा? आई का डॉट आई के साथ में, देखो आई और आई दो वेक्टर है आई, ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है? 0। दोनों ही सेम वेक्टर है, तो एंगल कितना हो गया? 0। आई का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, इसका भी 1,
और cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया 1। तो यहाँ से क्या पता चला, i डॉट आई 1, इसी तरीके से j डॉट j 1, k डॉट k 1। चलो ठीक है, यानी कि सेम वेक्टर उसी वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर आता है, पर जैसे कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो 1 आएगा। ठीक है, अब दूसरे के साथ लेके देखते हैं, जैसे कि i डॉट j करेंगे तो क्या आएगा, तो i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, i और j के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0। तो यानी i डॉट j क्या हो गया 0। इसी तरीके से i डॉट k ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। j डॉट k भी 0। ठीक है, यानी कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, क्योंकि हमने देखा a डॉट b क्या होता है, a डॉट b है हमारा a b cos थीटा। तो अगर थीटा 90 डिग्री है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और दो इक्वल वेक्टर्स हैं, a डॉट a, ये क्या हो जाएगा a इंटू a cos 0 1 a इंटू a स्क्वायर, यानी उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट लेने पे क्या हो जाता है, उस वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर अगर हमने रिप्रेजेंट कर रखा है कार्टेशियन सिस्टम में, तो डॉट प्रोडक्ट से कैसे हम मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये देखते हैं। सपोज ये दो वेक्टर्स हैं जिनको हमने कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रखा है। ए वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और बी वेक्टर है डी आई प्लस ई जे प्लस एफ के। तो कार्टेशियन में फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आप जानते होंगे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये दो वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखे तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे। ए डॉट बी हमें निकालना है, यानी कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट डी आई प्लस ई जे प्लस एफ के। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्या शो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन सब के साथ होगा, इस वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ होगा, और इसका भी इन तीनों के साथ। ठीक है, तो ए आई का डी आई के साथ करेंगे, तो ए डी आई डॉट आई क्या हो जाएगा, मतलब ए तो इसमें मैग्नीट्यूड है, इसमें डी मैग्नीट्यूड है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। वेक्टर में क्या होगा आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या है हमारा 1, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ए डी। अब ए आई का अगर ई जे के साथ करेंगे तो ए इंटू ई ए ही हो जाएगा, लेकिन आई डॉट जे, आई इस डायरेक्शन में ए आई और इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ई जे, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट कितने आएगा हमारा 0। तो यानी ए आई का इसके साथ डॉट लेंगे तो 0, ए आई का एफ के साथ लेंगे तो 0, यानी कि सिर्फ हमें किसके साथ देना है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के साथ, बाकी सबके साथ जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए बी ई प्लस सी एफ ये हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ए वेक्टर है हमारा आई प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 4k। तो इन दोनों वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो क्या हो जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू आई का आई के साथ डॉट होगा, यानी 3 जे का जे के साथ प्लस 4 के का के साथ 12, तो ये आ जाएगा 12 4 16 और 3 19।
ठीक है, ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे जो भी कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ो आप, उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड। वैसे अगर आप नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली आपको 40 से 50 क्वेश्चन एटलीस्ट मिनिमम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप 40-50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हो जो टॉपिक आप पढ़ते हो, तो आपका जो है कंसोलिडेट एकदम कंक्रीट तैयारी हो जाएगी। फिर आपसे गलती नहीं होगी, वहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी या सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। आप अगर 40-50 क्वेश्चन लगा लेते हो एक टॉपिक के ऊपर उसी दिन पढ़ के, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हमने देखा बच्चों, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा क्या हो जाएगा अगर देखें तो, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। यहाँ पे ए बी का मतलब बार बार बता रहा हूं मैं, ये है मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी बुक में जैसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रखा होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, मॉड है, ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो जब दो वेक्टर क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है कि दो वेक्टर दे रखे और उनके बीच का एंगल निकालना है हमें, तो हम ज्यादातर डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आसान है, ठीक है। जो हम क्रॉस देखेंगे, क्रॉस के कंपैरिजन में, हालांकि क्रॉस भी आसानी है पर उसमें थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। डॉट में देखा कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ करते हैं तो थोड़ा सा आसान है उसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए जब भी हमसे वो पूछा जाएगा, एंगल पूछा जाएगा दो वेक्टर्स के बीच में, तो हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से एंगल बताएंगे यहाँ से। तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स जो भी ये वैल्यू होगी, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे आगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तब भी हम डॉट प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में, तो कॉस क्या आएगा 90, और कॉस 90 क्या होता है 0। तो उस केस में भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसमें मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल देखते हैं हम तो क्लियर हो जाएगा। पर अपनी तरफ से मेहनत जरूर करिए, मेहनत करते रहिए, बिना ये सोचा समझे कि क्या रिजल्ट आने वाला है क्या है। आप अपनी तैयारी करिए बिल्कुल मन लगाकर, ठीक है। तो आगे हम डॉट प्रोडक्ट ये हमारा हो गया, इतना ही डॉट प्रोडक्ट में, बस छोटा सा टॉपिक है ये। आगे हम समझते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर दो वेक्टर है तो उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। हमने देखा दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है वेक्टर्स की, एक डॉट और एक क्रॉस। तो डॉट हमने समझ लिया, क्रॉस में देखते हैं क्रॉस में क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। तो सपोज ये एक वेक्टर है ए, और ये वेक्टर है बी। तो अब अगर एक फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों के प्रोडक्ट पर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करती है, पर वो डिपेंड करती है इनके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स पर, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं, इसका एग्जांपल है जैसे टॉर्क। यानी कि अगर ये कोई दरवाजा है, ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पे हिंज है, ये यहाँ से फिक्स है, ये ऐसे रोटेट कर सकता है ऐसे। तो मुझे इसी को घुमाना है, तो ये कैसे घूमेगा, ठीक है। तो ये अपने आप नहीं घूमेगा, ऑब्वियसली मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी तभी ये घूमेगा। तो किस तरीके से मैं फोर्स लगाऊं तभी घूमेगा। क्या अगर 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 क्या बोला मैंने, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाता हूं, ये दरवाजा है, ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स दरवाजे के अलोंग ऐसे लगाता हूं, तो क्या ये दरवाजा घूमेगा, नहीं घूमेगा। यानी कि मुझे फोर्स कैसे लगानी पड़ेगी, ऐसे। इधर दिखा देते हैं ऊपर की तरफ, इस तरीके से। तो अब ये फोर्स इसको घुमाएगी, रोटेट कर सकती है। सपोज अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं लेकिन यहां पे लगाऊं, तो ये दरवाजा घूमेगा, जहां पर जी हिंज है वहीं पे मैं फोर्स लगा रहा हूं,
तो ये घूमेगा नहीं घूमेगा ऑब्वियसली। तो यानी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आपने दरवाजे वाली लड़ाई लड़ी होगी अपने भाई बहन दोस्तों के साथ, कभी कमरे के अंदर नहीं जाना है या किसी को अपने कमरे के अंदर नहीं घुसाना है किसी को, तो अक्सर लड़ाई हो जाती है दरवाजे को पकड़कर खोलना बंद करना, ठीक है। तो उस केस में आपने देखा होगा कि अगर जो बाहर की तरफ से जो अपना हाथ बिल्कुल बाहर की तरफ लगाता है, पर दरवाजे में उंगलियां मत फंसा देना, पता चल रहा है उंगलियां चली गई जीतने के चक्कर में। हाँ, तो जो दरवाजे के बाहर की तरफ से जितना दूर से फोर्स लगाएगा उतनी आसानी से चीजों को घुमा सकता है। यानी कि जो टॉर्क है, इसको घुमाने का जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उसको हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। वो किसके प्रोपोर्शनल है? हिंज से ये दूरी, कितनी दूरी पर फोर्स लग रही है, यानी कि मोमेंट आर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर हो गया, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स। यानी टॉर्क जो है दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स पर और एक वो फोर्स कितनी दूरी पर लग रही है हिंज से, ठीक है। सपोज अगर ये आर के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, यानी ये जो लाइन ज्वाइनिंग है हिंज से इस पॉइंट ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर रही है लाइन, उसको हमने आर बोल दिया, मोमेंट आर, उससे कितना एंगल पे लग रही है फोर्स, ठीक है। तो इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसको कौन घुमाएगा? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो जो टॉर्क है वो क्या हो गया? आर क्रॉस एफ, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाता है हमारा आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अपने इस वाले एग्जाम्पल में, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है जो कि ए वाले डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है अगर, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी आएगा ए बी साइन थीटा। तो रिजॉल्व करने के लिए हमने जैसे इसमें बी को रिजॉल्व किया है अलोंग वाले कंपोनेंट और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ रहा है यहाँ पे। हम चाहें तो ए को भी रिजॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं है, किसी को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, एक बी के अलोंग और बी के परपेंडिकुलर, तो आएगा वही साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये सिंपल अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दे रखा है वेक्टर को और एंगल दे रखा है तो हम सिंपली इस फॉर्मूले में डालेंगे और हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, कि क्रॉस प्रोडक्ट आगे पीछे करने से चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी, जैसे हम इसी एग्जांपल से देखते हैं, अगर ये फोर्स इधर लग रही है तो दरवाजे को इधर घुमाएगा, और अगर यही फोर्स नीचे की तरफ लग रही होती तो इधर घुमाता है। यानी कि इसमें दो डायरेक्शंस आ रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। तो ये डिपेंड कर रहा है फोर्स किस तरफ है, और जो रिजल्ट आया उसका भी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर क्लॉकवाइज हो सकता है। तो यानी कि ये डिपेंड करेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। और ये आएगा हमारा, इस वजह से ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, इधर लिख देते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, यानी कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। जैसे हमने उस एग्जांपल में देखा, अगर फोर्स इधर लगाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी उल्टा डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो रिजल्ट जो आता है वो क्या है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो ये हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन बताते हैं ईटा कैप से, डायरेक्शन आएगा ईटा कैप। अभी देखते हैं डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, पर पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो यानी कि नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ये इस तरीके से ए क्रॉस बी प्लस सी, हाँ तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये दोनों सेम है तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमने प्रॉपर्टी देखी कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अब इसको भी हम समझते हैं, हाँ,
इसमें जो डायरेक्शन है, ये ईटा कैप का डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन को कैसे पता लगाएंगे, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। तो जो वेक्टर आगे लिखा हुआ है इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। तो इसमें जो वेक्टर पहले लिखा है उसके ऊपर अपने राइट हैंड के पाउंड को, ठीक है। तो इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि राइट हैंड में राइट हैंड ही यूज करना है, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं फिर आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड का यूज करेंगे। और जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, तो जो पहला वेक्टर है उस पर हम अपनी हथेली को, ये वाला जो पोर्शन है उसको इस तरीके से रखेंगे कि दूसरी की तरफ हम उंगलियों को मोड़ सकें, ऐसे, ठीक है। तो जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा वो बताएगा कि रिजल्ट किस डायरेक्शन में है। जैसे हम इस एग्जांपल में देखें तो ए क्रॉस बी है, तो हम पहले ए की तरफ हथेली को रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि बी की तरफ घुमा सकें। तो ये आ गया, तो ये आउट ऑफ द बोर्ड जा रहा है अंगूठा मेरा, आउट ऑफ द बोर्ड जाने के बोर्ड से बाहर निकलता हुआ आएगा जो भी इसका रिजल्टेंट है। जैसे एंटी क्लॉकवाइज को इस केस में जो टॉर्क होगा वो कैसा होता है, ऐसे आर का डायरेक्शन ये, एफ का डायरेक्शन ये, तो बाहर की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज को हम बाहर की तरफ मानते हैं, तो पॉजिटिव मानते हैं। अगर उल्टा होता, अगर ये फोर्स नीचे लग रही होती तो हम ऐसे करते, तो हम हाथ को ऐसे रखेंगे ताकि घुमा सके उंगलियों को। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव, ठीक है। आगे समझा, लिख लीजिए। तो आगे हम देखते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में भी अगर वेक्टर को हमने कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है तो उनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए वेक्टर है जैसे हमारा, सपोज ए है हमारा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और बी वेक्टर है डी आई ई जे प्लस एफ के। तो इन दोनों वेक्टर्स की हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ए बी सी ये तो क्या मैग्नीट्यूड है, और आई जे के क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में क्या आता है आई जे के का, तो इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, आई जे और ये के। ठीक है, तो आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई क्या होगा, यानी कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच का एंगल क्या है, जीरो। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरीके से जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, यानी सेम वाले जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब आई का जे के साथ देखते हैं, आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे, यहाँ पे डायग्राम बना दिया याद रखने के लिए कि जैसे ये डायग्राम बनाया हमने, आई जे के जिस फॉर्म में रहता है, आई इधर रहता है, जे इधर रहता है, के इधर रहता है, तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं हम तो पॉजिटिव आएगा। आई क्रॉस जे, तो आई जे तो आ गया उसमें, तो जो रिमेनिंग है के, आंसर में क्या आएगा, के। और क्योंकि हम आई से जे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज बढ़े हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इजी है। इसी तरीके से जे क्रॉस के, जे से के पे हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो आंसर क्या आ जाएगा, आई। के क्रॉस आई जी, ठीक है। अगर आई क्रॉस के चलते हैं तो वैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं उल्टा हो गया, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से नहीं करता, उल्टा करने पे नेगेटिव साइन आ जाता है। तो आई क्रॉस के, और इस डायग्राम से भी देख सकते हैं आई क्रॉस के हम उल्टा चले हैं, क्लॉकवाइज चले हैं, तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस जे, ठीक है। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा जा रहे हैं, वापस से क्लॉकवाइज आ रहे हैं, यानी कि तो ये फिर से माइनस आई, और जे क्रॉस आई
माइनस के। ठीक है बच्चों, तो इस डायग्राम की मदद से याद रखेंगे आप कि क्या होता है, कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा। ठीक है, बाकी राइट हैंड थंब रूल का भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो भी आसान लगे। मेरे हिसाब से ये डायग्राम ज़्यादा आसान है, छोटा सा कॉर्नर में बना लीजिए। ठीक है, तो अब ये समझने के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स की कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर वेक्टर को हमने कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रखा है तो उनका हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इसका हर एक के इसके साथ क्रॉस लें और जो हमने रूल पढ़ा उस हिसाब से साइन लगाते जाएं। ठीक है, दूसरा इसका एक आसान तरीका है डिटर्मिनेंट के थ्रू। तो हम वही देखते हैं क्योंकि हम वही यूज करते हैं हमेशा। हम लिख देंगे यहाँ पे आई जे के, और ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, यानी पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, तो अब इसका आंसर एकदम जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, जैसे आई के लिए हमें लिखना है कि आई डायरेक्शन में क्या होगा, तो ये रो और ये कॉलम को हम छोड़ देंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई आएगी बी एफ, और ये माइनस में माइनस ई सी। ठीक है, इसी तरीके से जब जे के लिए लिखेंगे तो ये ध्यान में रखना है आई का पॉजिटिव आया था, जे में हमें अपने आप माइनस साइन लगा देना है यहाँ, और ब्रैकेट के अंदर वही सेम ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे जो जे के नीचे है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए एफ माइनस सी डी, फिर अगला के लिए लिखना है हमें के लिए लिखना है, तो ये रो और के नीचे वाला कॉलम छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ए ई माइनस बी डी। ठीक है, इजी है, चलिए वेरी गुड, समझ गए आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन का हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या है, मतलब फॉर्मूला ए क्रॉस बी है हमारा ए बी साइन थीटा। तो एंगल इससे भी निकाल सकते हैं, पर इसमें क्या है ये सब करना पड़ा, डॉट हमारे लिए आसान था। तो हम जब भी एंगल पूछा जाएगा दो वेक्टर्स के बीच में तो हम डॉट प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रूफ करने को आता है कि सब प्रूफ करो कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो भी हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये आता है कि प्रूफ करो कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो उस केस में हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, तब हमें ये आसान पड़ेगा क्योंकि साइन जीरो क्या होता है जीरो। तो इन केस ऑफ पैरेलल, इन केस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए क्रॉस बी क्या हो जाता है जीरो, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों चीजें सीख ली, डॉट प्रोडक्ट सीखा, क्रॉस प्रोडक्ट सीखा। नॉर्मल अगर दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, एंगल दे रखा है तो सीधे सीधे हम इन फॉर्मूले में डाल देंगे, क्रॉस के लिए और डॉट के लिए, दोनों ही हमने देख लिए, तो हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो उसकी भी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हमने देख लिया। ठीक है, तो अब इन पे हम थोड़े से न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, नीट में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं और इंपॉर्टेंट है काफी, तो उनको हम देखेंगे अभी कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आज हमने कंसेप्ट देखा दो वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करने का। ठीक है, तो जो कंसेप्ट यहाँ पे समझाया उसको आप थोड़ा सा ना रेफरेंस बुक से भी पढ़ लीजिए, रेफरेंस बुक से आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना आप न्यूमेरिकल करेंगे उतने ही आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे, उतनी आप प्रैक्टिस करेंगे जितना है, तो आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं वो भी आपको पकड़ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपके थोड़े से डाउट जो भी होंगे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, वेक्टर से रिलेटेड, वो शायद आपको और क्लियर समझ में आए। जैसे ये क्वेश्चन है, ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं इसके 0,
1 a² b और ab। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपने अपने जो भी करेक्ट आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है। और हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप अपने आंसर को मैच भी कर सकते हैं किसने सही सॉल्व किया है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको और देखिए फिर किसने किसने सही किया है। तो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, a क्रॉस b, यानी सपोज दो वेक्टर्स है, ये a है, दोनों को हम बोर्ड के प्लेन में मान लेते हैं, a वेक्टर, और ये सपोज कोई b वेक्टर है, ये भी बोर्ड के ही प्लेन में, दोनों बोर्ड के प्लेन में, ठीक है। तो जब a क्रॉस b करेंगे तो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा और उस वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है a के साथ। तो a क्रॉस b करने के बाद जो वेक्टर आता है वो भी क्या है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हम, थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल। और वो क्या बताया था, a क्रॉस b, तो पहले वेक्टर पे हम हाथ रखेंगे इस तरीके से, दूसरी तरफ घुमा सकें, तो अंगूठा जो है वो डायरेक्शन बताएगा रिजल्ट का, ठीक है। तो a पे हमने हाथ रखा, b की तरफ घुमाया, तो ये अंगूठा आ रहा है बोर्ड से बाहर निकलता हुआ, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब इसको समझिए 3D में है थोड़ा सा, कि ये हो गया a क्रॉस b। अब इसका हमें वापस से लेना है डॉट इस a के साथ, a का डॉट है a क्रॉस b के साथ, तो ये हो गया a क्रॉस b सपोज, और इसका डॉट लेना है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो एक डॉट a क्रॉस b में क्या आएगा, cos 90 आएगा, जो भी इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो आंसर क्या हो गया हमारा a। सपोज मुझे लगता है ये सभी बच्चों ने सही किया होगा, इजी क्वेश्चन है। आइए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट लेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी लगेगी आपको, और आप बैठ के बस कथा की तरह सुनते रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। आप क्वेश्चनों को चैलेंज की तरह लीजिए। तो जैसे गेम खेलते हैं हम, ठीक है, गेम खेलते हैं तो उसमें अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, मैच क्या, आप क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी गेम है, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता, हालांकि प्रैक्टिस है बहुत जरूरी, लेकिन जब वो मैच हो जाता है तो एक इंटरेस्ट लेवल अलग ही बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी जब कंसेप्ट पढ़ेंगे आप तो कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको एक चैलेंज की तरह लें कि आप कितना सही कर पाते हैं, और गलत भी होता है तो क्या आपने सही अप्रोच लगाई। सही अप्रोच लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं बस आंसर आना है कुछ भी तुक्का बिठा के कि ये फॉर्मूला लगा दो, वो फॉर्मूला लगा दो, ये ट्रिक यूज कर दो, पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं बस इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि अच्छा इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो शॉर्टकट तो आप खुद ही अपने आप मतलब निकलने लग जाएंगे आप जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और उस तरीके से जब शॉर्टकट आप सीखोगे तो पेपर में जब अप्लाई करोगे तो आप गलती भी नहीं करोगे, ठीक है। वरना शॉर्टकट आप ट्रिक्स यूज कर लोगे, लेकिन वो कब यूज करनी है, किस केस में क्वेश्चन में जरा सा घुमा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और बोलोगे अरे मैंने तो ये पढ़ा था, ये इसमें नहीं लगेगा, अच्छा ये उसमें लगेगा, तो इसमें उसमें ही करते रह जाओगे, ठीक है। तो इसलिए पहले बेसिक कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही आप इतने फास्ट हो जाओगे कि शॉर्ट ट्रिक आपकी खुद भी मतलब आप डेवलप कर लोगे अपनी, ठीक है। और बाकी उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी सीखिए, ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक मत सीखिए, पर पहले कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्या है कि चैलेंज को ना इजी बोल दो तो ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। चलिए इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन क्या है कि अपने पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। ए वेक्टर है i plus j, द एंगल मेड बाय द वेक्टर a जो कि है i plus j विद x एक्सिस, क्या होगा x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, एंगल विद x एक्सिस, ये हमें बताना है क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन जानना आज तक बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलें, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मत खेलना, ट्राई करना ईमानदारी से। ऑप्शन दे रखे हैं 90 डिग्री, बी 45 डिग्री, 22.5 डिग्री और डी 30 डिग्री। तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। टाइम लीजिए अपना, वीडियो को पॉज कर लीजिए और हम इसका आंसर देखेंगे। अपना आंसर
आगे वीडियो बढ़ाने से पहले ही कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मैं भी देख पाऊँ कि कितने स्टूडेंट्स हमारे सही जवाब डालते हैं। और फिर आप देखिए कि अगर सही है तो वैसे ठीक ही होगा, आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो, नहीं है तो आप देखिए कहाँ पे आपने गड़बड़ी करी। चलिए ठीक है, हम करते हैं इसको। हाँ ओके। तो इसका हमें डायरेक्शन बताना है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर इसको हम जो भी, अगर फिजिक्स में आप पढ़ रहे हो तो एक और मैं आपको टिप बताता हूँ, फिजिक्स में आप अच्छा फिजिक्स समझना चाहते हैं तो पहले तो पेशेंस रखिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ रटने वाली चीज़ की तरह आप इसको पढ़ें, ठीक है। थोड़ा सा आराम से अपनी ही रफ्तार में कंसेप्ट को समझिए, पढ़िए, ठीक है। और दूसरी जो टिप थी मेन वो ये है कि जहाँ पे भी डायग्राम पॉसिबल है तो शुरुआत में, मैं मेन एग्जाम की नहीं कह रहा, मेन एग्जाम में आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे उस टाइम तक तो जरूरी नहीं कि आप डायग्राम बनाकर ही करें, लेकिन शुरुआत में जब आप क्वेश्चन को अप्रोच करें तो जहाँ पे भी अगर पॉसिबल है डायग्राम बनाना तो आप डायग्राम जरूर बनाइए, साफ सुथरा सा डायग्राम। तो उससे ही आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कम से कम उल्टा सीधा कुछ जवाब नहीं आना चाहिए। तो सपोज इसको 2D में ही है तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर को इस कार्टेशियन प्लेन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों अभी बेसिक से ही पढ़ रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो काफ़ी तैयारी कर चुके हैं पहले जेई और नीट की तो उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वो आसानी से बता सकते हैं। अगर तो आई प्लस जे कैसा वेक्टर होगा, आई मान लो ये एक यूनिट और इधर एक यूनिट, तो ये हो गया ए वेक्टर जो कि आई प्लस जे है, ठीक है। ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब ये एंगल पूछा है उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाना है, इसको मैं अगर थीटा लिख दूं तो अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री वाला बच्चा भी बता ही सकता है ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस डायग्राम में, डायग्राम मेरे हिसाब से प्रॉपर दिख रहा होगा, तो ये जो ट्राइंगल है ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1, यानी टेन थीटा 1 आ रहा है, तो थीटा क्या हो गया 45 डिग्री। समझ में आ गया, तो आंसर हो जाएगा बी 45 डिग्री। अच्छा सर आपने जो बोला था कि सर हम एंगल जब पूछा जाएगा तो हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, हाँ तो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके भी बता सकते हैं इसको। डॉट प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल करेंगे इसमें, वैसे ये ज़्यादा समझना अच्छा है, पर डॉट प्रोडक्ट से भी हम समझ सकते हैं इसको। सपोज एक्स एक्सिस है तो यानी एक्स एक्सिस के अलाउंग कोई वेक्टर मान लें, तो ये आई हो गया, तो आई का अगर हम ए के साथ डॉट ले लें, यानी आई और ए के बीच में क्या एंगल है ये हम निकालते हैं, ए डॉट आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉड इनटू वेक्टर आई का मॉड cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट आई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड अपॉन आई का मैग्नीट्यूड। ए डॉट आई करेंगे तो क्या होगा, आई के साथ 1 आएगा, जे की आई के साथ करेंगे तो 0, तो 1 हो गया ये। तो ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, भूल गए क्या, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और के भी है तो जेड एक्सिस के अलावा उनको अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी क्या आ गया ये √2, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 और आई का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो cos थीटा है हमारा 1/2, cos में 1/2 कब आता है, 1/√2 कब आता है, जब थीटा होता है 45 डिग्री। तो ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है ओके। कुछ और अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने में हमें मजे आएंगे। देखो अगर तैयारी कर रहे तो इन्हीं चीज़ों में मजे लीजिए, बाहर की चीज़ों में मजे लोगे तो मजे के चक्कर में ही रह जाओगे, ठीक है। पढ़ाई में भी मजे ढूंढिए। तो अगला क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3 is 1, यानी दो वेक्टर हैं उनके मैग्नीट्यूड 2 और 3 है और उनका जो रिजल्टेंट है वो 1 है।
यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट्स, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 यूनिट्स, और इनका जो रिजल्ट है, रिजल्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड है 1। ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट? तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यानी हमें बताना है ए क्रॉस बी क्या होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन चाहिए, लीजिए भाई, ऑप्शन भी दे देते हैं हम। ऑप्शन दे रखे हैं, इधर लिख देता हूँ। पहला है 6, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 1, ऑप्शन डी इज 0। ठीक है, चलिए कीजिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बार बार एक ही बात बोलूँ, सॉल्व कीजिए, आंसर जो भी आए ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे भी पता चलते रहना है, फीडबैक आए कुछ कि हाँ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। नहीं, गलत करने में अच्छा नहीं लगता, सही करने में अच्छा लगेगा, गलत करेगा, लेकिन ये है कि कोशिश करिए, कोशिश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो दो वेक्टर है, पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, या तो हम सीधे इसको ना फॉर्मूले में भी डाल सकते हैं, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? जो ये था, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं हम। ठीक है, और वैसे हम इसको थोड़ा समझ भी सकते हैं, अगर हमने इतना वेक्टर के बारे में पढ़ लिया है पहले भी, वेक्टर एडिशन के बारे में, कि अगर 2 है और 3 है तो रिजल्टेंट 1 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, और अगर नहीं भी समझ में आया तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हम फॉर्मूले से करते हैं। r1 दे रखा है, a का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 2 to the 4, 4 थीटा 12 कॉस थीटा। स्क्वायर इधर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा, ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 12 कॉस थीटा। इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 12 इज इक्वल टू 12 कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, और कॉस में -1 कब आता है? जब थीटा होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये मतलब करके दिखा दिया, जो बच्चे मतलब फॉर्मूले से ही करना चाहते हैं तो उनके लिए करके दिखा दिया। वैसे हम यहाँ से समझ सकते थे कि अगर ये दो वेक्टर है, मतलब इसको डायग्राम से समझ लीजिए कि अगर सपोज ये बी वेक्टर है, 3 मैग्नीट्यूड है जिसका, ये ए वेक्टर है, तो रिजल्टेंट ये आएगा, और ये बन दे रखा है, तो डायग्राम इसमें सही बन रहा है कि ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो 3 में से 2 माइनस होगा तभी 1 आएगा, यानी कि सीधे सीधे इसमें से अपोजिट डायरेक्शन है, तभी हो सकता है कि 1 आए। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि इस ए और बी के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो क्रॉस में डाल देते हैं इसमें, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन 180, और साइन 180 क्या होता है? 0। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। हाँ, बताया आप सबने सही किया है। चलिए एक और देखते हैं, आसान आसान क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी टॉपिक हमने कंसेप्ट समझा है, तो उसके कंसेप्ट को लगाने के लिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन से ही, दो वेक्टर पैरेलल हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है ये, कि अगर दो वेक्टर पैरेलल दे रखे हैं तो वेरिएबल पूछ लिया है इन्होंने। स्मार्ट बोर्ड में आसानी तो रहती है, क्लिक करके सब हटा दो है। चलिए इधर देखिए, दो वेक्टर हैं P 2i प्लस bj प्लस 2k, और Q वेक्टर है i प्लस j प्लस k
टू वेक्टर्स p एंड q विल बी पैरेलल इफ, कब पैरेलल होंगे, b की किस वैल्यू के लिए, b इज इक्वल टू 0, ऑप्शन b इज इक्वल टू 1, ऑप्शन c b इज इक्वल टू 2, ऑप्शन d b इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं, चलिए करिए। तो हमने क्या बताया था, इसमें बताना है पैरेलल, ये दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे। तो पैरेलल के लिए हम क्या यूज करते हैं कंडीशन, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए पैरेलल के केस में। तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन को हम देख के भी बता ही सकते हैं, पर हम तरीके से चलते हैं मेथड से। P क्रॉस Q क्या आएगा, डिटर्मिनेंट बना देते हैं हम, I J K 2 B 2 1 1 1। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, I के लिए हम क्या लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, ये रो और ये कॉलम छोड़ा, b की 1 में मल्टीप्लाई b -1 × 2 2, फिर -j लिखते हैं, और ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे जो j के नीचे है, 2 × 2 -1 × 2 प्लस k में ये रो, k के नीचे वाला कॉलम छोड़ा, 2 × 2 -b। तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए मतलब इंडिविजुअली, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसको 0 कर देते हैं, b - 2 = 0, तो b आ गया यहाँ से 2। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन देख लिए। इसके नीट और जेई एडवांस या जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन हम देखते हैं आगे वीडियो में। तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, थोड़े से आसान से क्वेश्चन थे, बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए। वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर डालें कमेंट बॉक्स में, और कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, किसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करनी है, तो वो भी आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको।